राम राम जी। आज से हम लोग एसएससी जीडी की क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो हर बच्चे के पास इसको जरूर पहुंचाइएगा। सबसे पहला प्रश्न देखिएगा। कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम शकुंतला और किसके प्रेम की कहानी है? अगर हम कालिदास को देखने का काम करते हैं तो आपने ध्यान रखना, कालिदास को एक प्रेम का कवि माना जाता है। बहुत सारी प्रेम की रचनाएं कालिदास के द्वारा निकालने का काम किया गया। बहुत ज्यादा रसीले स्वभाव के थे, कामुक स्वभाव की रचनाएं वो देते थे। जैसे इनकी एक रचना है, रचना का नाम क्या है? कुमार संभव। कालिदास की रचना का नाम क्या है? कुमार संभव। देखो, नाम से ही पता चल रहा, कुमार, कुमार किसको बोलते हैं? हम बेटे को बोलते हैं। संभव, बेटा कैसे संभव होगा? कुमार कैसे संभव होगा? जब प्रेम किया जाएगा, क्योंकि प्रेम से ही एक्स एक्स और वाई वाई का मिलन होगा, उसके बाद में बेटा पैदा होगा। कितनी गजब की सोच हुआ करती थी कालिदास की। कुमार संभव लिखने का काम किया कालिदास के द्वारा। किस किस के बारे में? तो याद रखना, भगवान शिव और मां पार्वती के प्यार को दर्शाने का काम किया गया। ठीक है, भगवान शिव और मां पार्वती जो है, इनके प्यार को किसके अंदर दर्शाया गया? कालिदास के द्वारा कुमार संभव में दर्शाने का काम किया गया है। और साथ में इनके जो बेटे हैं कार्तिकेय, उनके बारे में जिक्र है। किसके अंदर है? कुमार संभव के अंदर जिक्र है। बात समझ में आ गई? इसके अलावा मेघदूत नाम की एक रचना भी किसकी है? कालिदास के द्वारा लिखी गई है, मेघदूत। देखिएगा, ठीक है। मेघदूत जो रचना जो है, इसमें कालिदास जो है यक्ष नाम का एक पात्र मेघों से कहता है। मेघ मतलब बादल, बादलों को कहता है कि यानी बादलों को प्यार का खुद की हिम्मत नहीं होती अपने प्यार को प्रपोज करने की, या उसके पापा को बोलने की, मम्मी को बोलने की। किसको दूत बनाता है? बादलों को दूत बनाकर भेजता है। उनको कहता है कि आप जाइए, मेरी प्रेमिका, मेरी प्रेयसी को कहिए कि मैं आपसे प्यार करता हूं। वाह, आजकल तो बहुत सारे साधन हैं प्यार के, लेकिन उस समय बादलों के जरिए प्यार पहुंचा गया। मेघदूत जो है किसकी रचना है? ये कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शकुंतलम के अंदर किस किस का प्यार दर्शाया गया है? तो आपने याद रखना है, धृतराष्ट्र गांधारी से प्रेम करते थे। दुशासन, ये धृतराष्ट्र और गांधारी के बेटे थे। दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कहानी जो है किसके अंदर दर्शाने का काम किया गया है? कालिदास के द्वारा। अभिज्ञान शकुंतलम के अंदर दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कहानी को दर्शाने का काम किया गया था। इसके अलावा एक और है मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र के अंदर अग्निमित्र और मालविका के प्रेम को दर्शाने का काम किसके द्वारा किया गया है? महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। देखिए, खुद कालिदास एक तरह से जैसे कवि थे, आप सभी को पता है। कालिदास जो है एक तरह से अनपढ़ गवार हुआ करते थे। कभी जिक्र करूंगा उस घटना का कि किस तरह से उनको प्यार हुआ और क्या क्या किया गया। अगला प्रश्न देखिएगा। ये हिंदी का प्रश्न है। मैं हिंदी और जीके दोनों सब्जेक्ट आपको टीच करूंगा, और दोनों सब्जेक्ट के अंदर आपको, ये मेरी इच्छा रहेगी कि आपके 80 में से आप मैक्सिमम स्कोर करेंगे। ठीक है। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना। आपने समानार्थी मतलब समान अर्थों वाले शब्द का आपने चयन करने का काम करना है। इसमें शब्द कौन सा दिया है? तो आपने ध्यान रखना, नदी शब्द दिया गया है। ठीक है, नदी। और नदी का समानार्थी शब्द आपने बताने का काम किया। सबसे पहला ऑप्शन देखिएगा, चंचल। चंचल का मतलब क्या होता है? जो एक स्थिति में ना रहने वाला, यानी ठीक है, जो कभी भी एक स्थिति में नहीं रहता, उसको क्या बोलते हैं? चंचल बोलते हैं। और जो एक स्थिति में न रहता वो क्या बन गया? फिर वो चलायमान बन जाता वो। ठीक है। इसके बाद अगला देखिएगा, तरणी। तरणी क्या क्या किसको बोलते हैं? तरणी बोलते हैं नौका को, बोलते हैं नाव को, बोलते हैं तरणी। ठीक है। इसके अलावा बेड़ा को बोलते हैं, पतंग को तरणी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला देखिएगा, सरिता। बिल्कुल सही उत्तर है सरिता। सरिता हो गया। सरिता किसका समानार्थी शब्द है, यानी पर्यायवाची शब्द है? नदी का पर्यायवाची कौन सा है? सरिता है। ठीक है। इसके अलावा तटीनी। तटीनी भी किसका पर्यायवाची है? नदी का है। अपगा। अपगा भी किसका है? तो याद रखना, अपगा भी किसका पर्यायवाची होता है? नदी का पर्यायवाची होता है। ठीक है। और बहुत सारे आप देख सकते हैं, जैसे वाहिनी हो सकता है, वाहिनी। वाहिनी भी किसका है? सैलजा, वाहिनी, सैलजा। सैलजा जो पर्यायवाची जो है वो किसका है? सैलजा भी नदी का पर्यायवाची है। इसके अलावा वाहिनी, वाहिनी भी किसका पर्यायवाची है? नदी का पर्यायवाची है। ठीक है। इसके बाद एक और बच गया हमारा, लहरी। लहरी का फटाफट कमेंट करके बताइएगा। लहरी, लहर भी बोलते हैं, हिलोर भी बोलते हैं, तरंग भी बोलते हैं। ठीक है। हिलोर, हिलोर इसका पर्यायवाची हिलोर है। इसके अलावा इसका पर्यायवाची तरंग है। इसके अलावा इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है? उर्मी जो है इसका पर्यायवाची शब्द है लहरी का। तो नदी का पर्यायवाची कौन सा हो गया? सरिता हो गया। कमेंट जरूर करना है कि क्लास कैसी लगी। ठीक है। अगली क्लास तभी बनाऊंगा जब आप इसके नीचे कमेंट करेंगे, आप बताएंगे कि कैसी लगी। देखिएगा अगला प्रश्न। साम्राज्य के शासनकाल में भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? ये प्रश्न ये पूछना चाहता है कि भारतीय सभ्यता जो उसका स्वर्ण काल जो है किस काल को माना जाता है? भगवान बुद्ध के काल को, राजा हर्षवर्धन के काल को, गुप्त काल को, या फिर राजा पोरस के काल को? देखिएगा,
हमारे देश के अंदर जो है गुप्त वंश के जो राजा हुआ करते थे, गुप्त वंश के शासकों ने भारत के अंदर बहुत सारे काम करने का काम किया था। जैसे भारत के अंदर सबसे पहले मंदिर निर्माण कला जो थी वो गुप्तों ने शुरू की थी। इसके अलावा देवी देवताओं की मूर्तियां बनानी कहां से शुरू की थी? गुप्त काल के अंदर शुरू हुई थी। इसके अलावा बहुत सारी चीजों की बात मैं करूं तो जैसे संस्कृत भाषा है हमारी, संस्कृत का काल किसको बोला जाता है? तो गुप्त काल को बोला जाता है। इसलिए भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? तो आपने याद रखना, गुप्त काल जो है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या बोला जाता है? स्वर्ण काल बोला जाता है, गोल्डन पीरियड बोला जाता है भारतीय इतिहास का। अगला प्रश्न देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक शहरी आबादी है? लास्ट बार, अंतिम बार हमारे देश के अंदर 2011 के अंदर जनगणना हुई थी। अगर हम हमारे देश की जनसंख्या की जनगणना की बात करें तो सबसे पहले 1911 से 1921 तक जो है भारत की जनसंख्या जो है बिल्कुल माइनस में हुई थी, यानी घटी थी, बढ़ी नहीं थी जनसंख्या। ठीक है, 1921 से लेकर के 1947 तक के टाइम पीरियड को हम देखते हैं तो भारत की जनसंख्या धीरे धीरे करके बढ़नी शुरू हो जाती है। और जैसे 1947 के अंदर हम लोग आजाद होते हैं और आजादी के बाद भारत की जनसंख्या पूरी तेजी से, सुरक्षा जो राक्षस उसके मुंह की तरफ पूरी तेजी से भारत की जनसंख्या बढ़ती है। कब? 1947 के बाद। यानी हम आजाद हुए और आजादी का हमने पूरा फायदा उठाया जनसंख्या बढ़ाने में, जो गलत है। अभी हम चीन से भी पार हो चुके हैं, बहुत जल्दी हम लोग चीन से पार चले जाएंगे। दुनिया 8 अरब की हो चुकी है पिछले 15 नवंबर को। देखिएगा, सबसे अधिक शहरी आबादी, तो शहरी आबादी आपने बताने का काम करना है। नंबर 1 पे कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, हरियाणा है, या फिर कौन सा है? या फिर उत्तर प्रदेश है? तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा। यानी हमारे देश के अंदर बहुत सारा एक चलन है, 5-5, 6-6 बच्चे हो जाते हैं। उसके बाद जब पत्रकार पूछते हैं कि 6 बच्चे कैसे हुए, कहते हैं भगवान की मर्जी है। अरे भाई, भगवान की मर्जी नहीं है, आपकी मर्जी है। आप कुछ प्रयोग कर लेते तो ऐसा नहीं होता है। भगवान ज्यादा बच्चे मत पैदा करिएगा, आपके भविष्य के लिए हाथ जोड़ के आपको कह रहा हूं। ठीक है, देखिएगा, सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र नंबर 1, नंबर 2 उत्तर प्रदेश भारत की सर्वाधिक आबादी वाला प्रदेश है। सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगर उत्तर प्रदेश भारत का राज्य नहीं होता तो जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा प्रदेश होता, 5वां सबसे बड़ा देश होता। ठीक है, नंबर 3 जनसंख्या की दृष्टि से शहरी जनसंख्या जहां पर ज्यादा है वो कौन सा हो गया? तमिलनाडु हो गया। ठीक है, 3 याद रखना है अपने, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र नंबर 1, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 तमिलनाडु। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, नंबर 3 कौन सा हो गया? तमिलनाडु। शहरी जनसंख्या वाले भारत के सबसे अधिक राज्य। ठीक है, अगर मैं बात करूं केंद्र शासित प्रदेशों की, यूनियन टेरिटरी की, तो केंद्र शासित प्रदेश जो है, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या किसके अंदर है? तो दिल्ली के अंदर है। और सबसे नंबर 2 पे कौन सा आ जाता है? तो CHD मतलब चंडीगढ़। ठीक है, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या दिल्ली, नंबर 2 चंडीगढ़। भारत के राज्यों में पूछे तो आपसे पहला महाराष्ट्र, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 कौन सा हो गया? तमिलनाडु हो गया। सबसे कम शहरी जनसंख्या भारत के कौन से राज्य के अंदर? तो आपने याद रखना है हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश जो है वो सबसे कम शहरी आबादी वाला प्रदेश है। मतलब 10% जनसंख्या जो है वो शहरी आबादी है। उसके बाद बिहार का नंबर आ जाता। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी का प्रश्न, साहित्य और जीवन का खालिस्तान संबंध है। साहित्य जो है, साहित्य का और जिंदगी का, जीवन का कौन सा संबंध बताया गया है? अभिन्न है, घोर है, पृथक है, या फिर घनघोर है? घोर, घोर शब्द देखिएगा, सबसे पहले घोर शब्द के ऊपर आप पकड़ने का काम करें। घोर का मतलब क्या होता है? घोर का मतलब होता है भयानक। ठीक है, या फिर विकराल, भयानक या फिर विकराल। ठीक है, तो आप मान सकते हैं इसमें कि साहित्य और जीवन का विकराल संबंध है, भयानक संबंध नहीं हो सकता। घनघोर का मतलब होता है गहरा। ठीक है, बिल्कुल गहरा। हाँ, पृथक का मतलब होता है अलग, तो अभिन्न आ जाएगा। यानी साहित्य और जीवन का जो आपस में संबंध है वो कौन सा संबंध है? तो आपने ध्यान रखना, अभिन्न संबंध है। ठीक है, कौन सा है? अभिन्न संबंध है। ठीक है, पृथक का मतलब होता है अलग। अगला प्रश्न देखिएगा, हाँ, अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक ऐप का नाम है लिसो, LISO, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ 299 रुपए के अंदर SSC GD का पूरा बैच आपको रिकॉर्डेड बैच मिलेगा। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो 960999 70,000 के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, ये नंबर दिया गया है। ये बैच है और ये ऐप है LISO। ठीक है, ये लोगो है, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। 299 में पूरा का पूरा कंप्लीट बैच आपको SSC GD का मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहां पर किया गया है? अमित शाह भारत के गृह मंत्री है। इसके अलावा भी एक और मंत्रालय मोदी सरकार के द्वारा बनाया गया, उसका नाम क्या है? सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, और आपने याद रखना भारत के पहले सहकारी मंत्री कौन है? तो सहकारिता मंत्री भारत के पहले कौन है? तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के पहले सहकारिता मंत्री हैं। ठीक है, सॉरी, अमित शाह जो भारत के पहले सहकारिता मंत्री हैं। तो सहकारिता गृह मंत्री अमित शाह है। तो याद रखना,
राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का जो उद्घाटन है वो कहां पर किया गया है? नई दिल्ली के अंदर किया गया, जो भारत की राजधानी है और यमुना नदी के किनारे ये यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, हाल ही में कुछ नियुक्तियां हुई है और उन नियुक्तियों के बारे में आपने बताना कि सही है या नहीं है। प्रिंस चार्ल्स तृतीय जो है वो कहां के राजा बने हैं? यूनाइटेड किंगडम यूके के नए राजा बने हैं। बिल्कुल सही है। अभी महारानी विक्टोरिया एलिजाबेथ जो थी, एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उनके बेटे जो है वो क्या बनते हैं? प्रिंस चार्ल्स तृतीय कहां के राजा बनते हैं? इंग्लैंड के। देखिए, कभी जमाना होता था, आपने एक शब्द सुना होगा, एक महिला का नाम सुना होगा, महारानी विक्टोरिया। ठीक है, महारानी विक्टोरिया की उम्र 70 साल हुआ करती थी और उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या था? अब्दुल करीम। ठीक है, अब्दुल करीम। ये जो अब्दुल करीम मात्र 24 साल के हैं और 24 साल के अब्दुल करीम 70 साल की महारानी को अब्दुल करीम से प्यार हो जाता है। पता प्यार में क्या करती थी वो? अरे देखा, ट्रिपल एक्स लिखती थी लेटर के पीछे, उसको लेटर भेजती थी ट्रिपल एक्स, मतलब आलिंगन या चुंबन से इसका मतलब निकाला जाता है। महारानी उम्र 70 साल, अब्दुल करीम की उम्र 24 साल, बहुत सारे पत्र भेजा करती थी। प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है, उम्र का मोहताज नहीं होता, जज्बातों का मोहताज होता है। तो ठीक है, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री बने हैं। विलियम रूटो वो कहां के नए राष्ट्रपति बने हैं? केन्या की राष्ट्रपति बने। सारे के सारे बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, दिए गए विलोम शब्दों का अर्थ आपने चुनना है। ठीक है, जागृति एक शब्द दिया गया, जागृति का उल्टा शब्द आपने ढूंढने का काम करना है। ठीक है, जागृति मतलब जागते रहने की अवस्था। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा तृप्ति। तृप्ति का मतलब क्या होता है? मैं पानी पी करके तृप्त हो गया, मैं खाना खा के क्या हो गया? मैं तृप्त हो गया। मतलब क्या है? आवश्यकता पूरी होने पर जो संतुष्टि मिलती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? तृप्ति कहते हैं। मैं किसी चीज की हमें आवश्यकता थी, वो चीज पूरी होगी। हाँ, मुझे पता है आप इसका गलत अर्थों में शब्द निकालने वाले, तृप्ति का निकालिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आवश्यकता जब पूरी हो जाती है तो उससे जो संतुष्टि मिलती है उसको क्या कहते हैं? तृप्ति कहते हैं। सुसुप्ति, स्तुति, निवृत्ति। ठीक है, स्तुति, स्तुति का मतलब क्या होता है? किसी की प्रशंसा करना। स्तुति का मतलब क्या होता है? किसी की प्रशंसा करना। तो तृप्ति का विलोम अगर आपसे कोई पूछे तो फिर क्या हो जाएगा? तृष्णा हो जाएगा। ठीक है, तृष्णा। तृप्ति का विलोम, विलोम लिखा मैंने और ध्यान रखना। स्तुति, स्तुति का मतलब क्या होता है? किसी की प्रशंसा करना। और स्तुति का उल्टा यानी विलोम क्या हो जाएगा? तो विलोम हो जाएगा इसका निंदा। क्या हो जाएगा? निंदा हो जाएगा। ठीक है, निवृत्ति, निवृत्ति शब्द का अर्थ बताइएगा अगर किसी को पता। तो निवृत्ति क्या होता है? निवृत्ति मतलब होता है वापस आना। ठीक है, और निवृत्ति का उल्टा क्या हो जाएगा? तो याद रखना, प्रवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, निवृत्ति का उल्टा क्या हो जाएगा? तो प्रवृत्ति जो है निवृत्ति का उल्टा यानी विलोम हो जाएगा। तो जागृति का विलोम कौन सा हो गया? सुसुप्ति होगा। सुसुप्ति का विलोम पूछे तो जागृति हो गया। ठीक है, तृप्ति का तृष्णा, स्तुति का निंदा, सुसुप्ति का जागृति और निवृत्ति का प्रवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा शहबाज। एक किताब है, किताब का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? ये 2019 के अंदर सेकंड शिफ्ट के अंदर एसएससी में पूछा गया था। इंडिया विंस फ्रीडम नामक किताब। सबसे पहला नाम देखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने का काम किया था। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, बस गांधी एंड कंपनी के साथ में उनकी जची नहीं थी और उसके बाद में इस्तीफा देकर 1939 के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। एमिली इनकी पत्नी का नाम था, बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एक कहानी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी, एमिली और सुभाष चंद्र बोस का प्यार, फिर कभी जिक्र करूंगा। तो याद रखना, सुभाष चंद्र बोस की किताब का नाम क्या था? इंडिया स्ट्रगल। कौन सी किताब इन्होंने लिखने का काम किया था? इंडिया स्ट्रगल नामक किताब जो हो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई थी, जिनके अंदर हिंद स्वराज प्रमुख है, हिंद स्वराज। ठीक है, इसके अलावा गांधी की जीवनी जिसका नाम सत्य के मेरे प्रयोग है, जिसके अंदर महात्मा गांधी ने 1869 से लेकर के 1921 तक के कालखंड के बारे में गुजराती भाषा के अंदर गांधी की जीवनी को लिखा गया है। महादेव देसाई के द्वारा जो है महात्मा गांधी की जीवनी का अंग्रेजी भाषा के अंदर अनुवाद करने का काम किया है। ठीक है, जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी अपना 5वां बेटा मानते थे। गांधी भी बड़े गजब के व्यक्ति थे। 78 साल की उम्र में सत्य के मेरे प्रयोग किया करते थे, ब्रह्मचर्य के प्रयोग किया करते थे। बस ना जानिए इस देश के बापू के बारे में, बड़ा गजब के कमाल के शख्सियत थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद आपको पता है भारत के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो है, इनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी? इंडिया विंस फ्रीडम नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है, इनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी? यही लिखी गई थी। और इंडिया डिवाइडेड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? इंडिया डिवाइडेड नामक किताब जो है वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडिया स्ट्रगल लिखी गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज थी, सत्य के मेरे प्रयोग थी। इसके अलावा हरिजन नामक समाचार पत्र इन्होंने निकालने का काम किया था। नवजीवन निकाला था इन्होंने, महात्मा गांधी के द्वारा निकाला गया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद की कौन सी है? इंडिया विंस फ्रीडम है।
है। इसके अलावा जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा डिवाइडेड इंडिया नामक किताब लिखी थी। जो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हुआ करता था। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रपति एकीकरण की दिशा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है, यानी राष्ट्रीय एकीकरण जो है, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राष्ट्रीय कर लीजिएगा इसकी जगह, ठीक है। राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में कौन सा पुरस्कार किया जाता है? गीता चोपड़ा पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार, सरदार पटेल पुरस्कार या फिर तिलक पुरस्कार? आप सभी को पता है हिंदुस्तान आजादी से पहले 500 से अधिक छोटी छोटी रियासतों के अंदर बटा हुआ था, और वो जो रियासतें जो है उन रियासतों को एक करने का काम किसके द्वारा किया गया था? 31 अक्टूबर को जिनकी जयंती होती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। सरदार पटेल एक लाठी रखते थे, गाजर रखते थे, और जो भी राजा जो होता था, जो उसको कहते थे कि आप अपने राज्य का, आप अपनी रियासत का विलय भारत संघ के अंदर करिए, अगर आप नहीं करते तो मेरे पास एक लाठी, एक गाजर है, आप क्या पसंद करेंगे? बिल्कुल खुलेआम बोलते थे। और उन्हीं की याद के अंदर 31 अक्टूबर को भारत के अंदर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का काम किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री हुआ करते थे, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 15 दिसंबर 1950 को इनकी मृत्यु हो जाती है। गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम से इनकी बहुत बड़ी मूर्ति, प्रतिमा लगाने का काम किया गया है। तो राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में सरदार पटेल पुरस्कार देने का काम किया जाता है। कौन सा पर्यायवाची शब्द है? अनीक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ठीक है, अनीक। पहला देखिएगा, अर्जुन। जब महाभारत का युद्ध शुरू होता है तो हरियाणा प्रदेश के कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर नामक तीर्थ के ऊपर वट वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश कहते हैं। सबसे पहले अर्जुन कहते हैं कि मैं लड़ूं कैसे, मेरे सामने तो मेरे चाचा ताऊ भाई सारे के सारे मेरे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना कोई नहीं है, और भगवान श्री कृष्ण उनको मां दुर्गा की उपासना करने को कहते हैं कि दुर्गा सबके दुख हरने का काम करती है। अर्जुन के पर्यायवाची धनंजय, गुड़ाकेश, भारत, पारथ, पारथ, भारत, गुड़ाकेश, धनंजय, ये किसके नाम है? ये अर्जुन के ही नाम है। सेना, सेना, दल, पलटन, पलटन, ठीक है, सेना, दल, पलटन, ये सारे के सारे नाम किसके हैं? ये सेना के पर्यायवाची हैं। पावक, अग्नि का पावक, अनल, ठीक है, पावक, अनल, ये सारे के सारे किसके हैं? अग्नि के कौन से हैं? पावक है, अनल है। इसके अलावा दहन भी आप कह सकते हो, ठीक है, दहन, वायु सखा, वायु सखा, दहन, ये किसके हैं? अग्नि के सारे क्या है? पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। घोड़ा, घोड़ा, अश्व, अश्व, घोटक, 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 असौ, घोड़ा, ये सारे के सारे किसके? घोड़े के पर्यायवाची है। इसके अलावा तुरंग, इसके अलावा सैंधव भी आप देख सकते हो, सैंधव, 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 तुरंग, ये किसके हैं? ये घोड़ा के सारे तुरंग, ये घोड़ा के याद रखना अपने पर्यायवाची शब्द है। तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि अनेक शब्द जो है, अनेक जो है, ये किसका पर्यायवाची शब्द है? अनेक, ठीक है। फौज, चम्मू, अनेक, ठीक है, फौज, फौज, चम्मू, अनिक, 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 दल, पलटन, ये सारे के सारे किसके हैं? सेना के पर्यायवाची हैं, ठीक है, सेना का पर्यायवाची शब्द है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? एसएससी जीडी के अंदर सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है। देखो, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है भाई। भारत सरकार ने 2009 में शुरू किया था। यह लाभार्थी को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देने का काम करता है। इसे काम के अधिकार के रूप में जाना जाता है। देखिए, 100 दिन की गारंटी दी जाती है, बिल्कुल सही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भी सही है। इसके अलावा काम के अधिकार के रूप में जाना जाता है। 2009 वाली लाइन ये गलत है, याद रखना। 2 फरवरी 2006, 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से शुरू करने का काम किया गया था। मनमोहन सिंह उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 2 फरवरी 2006 को भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से शुरू हुई थी। शुरुआत में 200 जिलों से इसको शुरू करने का काम किया गया था। 1 अप्रैल 2008 से नरेगा योजना को कहां पर लागू करने का काम किया था? तो संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर लागू करने का काम किया था। बाद में महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी योजना बनाने का काम कर दिया था, ठीक है। यानी शुरू कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 के अंदर यह योजना शुरू हुई थी, ठीक है। आंध्र प्रदेश से शुरू हुई थी। शुरू में 200 जिलों को शुरू किया गया था, 200 जिलों में। 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण भारत के अंदर नरेगा योजना लागू हुई थी। 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के ऊपर इसका नाम महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी अधिनियम इसका नाम रखने का काम किया गया था। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या है? अश्लील, समझते हो?
आप अंग्रेजी सुधारने के लिए कुछ अंग्रेजी फिल्में देखते हो, पता जो देखते हो मेरे को, ठीक है, वो उसी अश्लील की बात कर रहा हूं मैं। विलोम बताना है, विलोम का मतलब उल्टा, दुश्लील भी अश्लील, कुश्लील, विश्लील, सलील बच जाता है, तो अश्लील का जो है विलोम शब्द कौन सा है, तो सलील जो है वो क्या है, अश्लील का विलोम शब्द है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में कुछ नियुक्तियां हुई हैं और वो आपने बताना है, मिलान करना है कि कौन सी नियुक्ति किससे सही है। विनय मोहन कवात्रा बिल्कुल सही है, भारत के नए विदेश सचिव बनाए गए हैं। डॉक्टर मनोज सोनी, जो यूपीएससी जो होती है, यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी अनुच्छेद 315 के तहत जिसका गठन होता है, भारत लोक सेवा संघ आयोग, जो इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो डॉक्टर मनोज सोनी बनाए गए हैं। और हर्षवर्धन श्रृंगला जो है वो G20 के मुख्य समन्वयक है, भारत जो है G20 की मेजबानी अब की बार कर रहा है, तो हर्षवर्धन श्रृंगला बिल्कुल सही है, सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए इस क्लास की, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है जीके प्रवीण उड़ान, जैसे मेरा चैनल है उसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल, वहां पर पूरी की पूरी पीडीएफ में डाल दूंगा क्लास के बाद, ठीक है। उस स्त्री का नाम बताना है आपने, उसको क्या कहते हैं जो कविताओं की रचना करने का काम करती है। बड़ा आसान सा प्रश्न है। कवि, लेखिका, कवियत्री, लेख लिखने वाली लेखिका, रचना लिखने वाला रचयिता, कवि, कवि जो पुरुष जो कविताएं रचता है उसको कवि कहते हैं, तो कौन सा हो गया, कवयित्री जो है जो कविताएं रचने का काम करती हो। निम्न में से शुद्ध शब्द आपने बताना है। उज्ज्वलन, उज्जलन, उलझन, देखो उज्ज्वल शब्द से ही ये उज्ज्वलन बना गया, ठीक है, तो याद रखना है उज्ज्वल शब्द बहुत बार पेपर में, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। उज्ज्वल की सबसे सही पहचान क्या है, दो आधे जय जिसके अंदर आएंगे वो 99% आपको सही मिलेगा, ठीक है, उज्ज्वलन, ठीक है, उज्ज्वल दो जय आएंगे जिसके अंदर वो सही हो जाएगा, ठीक है, उज्ज्वलन। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपने चुनना है। शुद्ध, अधिकार, अधिकार बोलने से ही पता चल जाता, देखो, ठीक है, ये शुद्ध शब्द नहीं है, अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध शब्द क्या होगा, इसके छोटी ई की मात्रा होगी अधिकार, ठीक है। अनुसरण का मतलब होता है किसी का पीछा करना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप मेरा अनुसरण करते हुए चल रहे हैं। जैसे महात्मा गांधी दांडी यात्रा के अंदर गए थे, 78 अनुयायी उनका अनुसरण करते करते आगे बढ़े थे, ठीक है। अनुसरण जो है उसके अंदर से दूसरा आएगा, अनुसरण, अनुसरण, अनुसरण इस तरह से लिखा जाएगा। आगामी शब्द नहीं होता, वो शब्द कौन सा होता है, आगामी, आगामी शब्द होता है, ठीक है। तो बिल्कुल ये सही क्या बच गया, अध्ययन जो है ये सही है वर्तनी की दृष्टि से। अधिकार में जो इस तरह की आएगी, अनुसरण के अंदर ये आएगा, आगामी नहीं होता, आगामी शब्द होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, सदाबहार क्रांति किससे जुड़ी हुई है। भारत के अंदर बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं, उनमें से आपने सदाबहार क्रांति बताना है। तेरी आरजू में दीवाने हो गए, तुझे अपना बनाते बनाते बेगाने हो गए। तेरी आरजू में दीवाने हो गए, तुझे अपना बनाते बनाते बेगाने हो गए। कर ले एक बार मुझे याद दिल से, तेरे दिल की आवाज सुने जवाने हो गए। वाह, देखिएगा से बस। सदाबहार क्रांति पशुओं के विकास से, गांवों के विकास से, सड़कों के विकास से, या फिर कृषि के विकास से। बहुत सारी क्रांतियां, जैसे एक मूक क्रांति है, मूक, देखिएगा मूक क्रांति, मूक क्रांति किससे संबंधित है, तो आपने याद रखना मूक क्रांति जो है वो मोटे अनाज से संबंधित है, ठीक है। मूक क्रांति किससे संबंधित है, मोटे अनाज से। इसके अलावा बहुत सारी क्रांतियां हैं। ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे है, ग्रीन गोल्ड क्रांति, ग्रीन गोल्ड क्रांति, ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है, तो आपने याद रखना चाय से है ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध, ठीक है। इसके अलावा परामनी क्रांति का संबंध किससे है, पैरामनी, परामनी जो है परामनी क्रांति का संबंध किससे है, तो आपने याद रखना भिंडी के उत्पादन से इसका संबंध है। तो कृषि के सदाबहार विकास के लिए, जो समग्र विकास के लिए सदाबहार क्रांति चलाने का काम किया गया था। संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्व राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति देने वाले देश के रूप में व्यक्त करता है। एसएससी के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी। देखिएगा, याद होगा आपको 13 दिसंबर 1940 को भारत के जो पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1940 को संविधान का क्या किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। और बाद में इसी उद्देश्य प्रस्ताव को भारत के संविधान की प्रस्तावना रूप में अंगीकार किया था, स्वीकार करने का काम किया था। कोई आपसे पूछे कि भारत के संविधान की प्रस्तावना का विचार आप लोगों ने कहां से लेने का काम किया था, तो आपने याद रखना भारत के संविधान की प्रस्तावना का विचार हमने कौन से देश से लेने का काम किया था, तो याद रखना अमेरिका से विचार लिया था। और कोई आपसे पूछे कि भाषा लेने का काम कहां से किया गया था, प्रस्तावना की भाषा को हमने कहां से लिया था, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया से लेने का काम किया था। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची भी हमने लेने का काम किया था, ठीक है। इसके अलावा
भारत के संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक बार ही संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके तहत भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द जोड़ने का काम किया गया था। 3 शब्द कौन से हैं? धर्मनिरपेक्ष है आपका शब्द सही है, इसके अलावा आपका समाजवाद है, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता नामक 3 शब्द जोड़ने का काम 42वें संविधान संशोधन 1976 व्हेन इंदिरा गांधी वाज आवर प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आ जाएगा? संप्रभुता जो है यह भारत को सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में क्या करती है? वर्णित करने का काम करता है। ठीक है, हाल ही में कुछ नियुक्तियां हुई है, आपने सही बताना। मानिक साहा बिल्कुल त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं, विप्लव देव जो है उनका इस्तीफा ले लिया गया था, मानिक साहा नए मुख्यमंत्री हैं। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त, याद रखना 25 जनवरी 1950 को भारत के अंदर चुनाव आयोग का गठन हुआ था। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे और वर्तमान समय में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भारत के 25वें नंबर के बने हैं। मार्कोस जूनियर्स कौन है? तो फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन है? मार्कोस जूनियर जो है फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये मेरी पहली क्लास थी एसएससी जीडी की। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो जो भी बच्चा जीडी की तैयारी करता है उसके पास लिंक फॉरवर्ड करिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आगे क्लास जारी रखो या नहीं। आप कहेंगे तो आगे क्लास जरूर होगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।